हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया पोर्शन ऑफ अवर मॉडर्न हिस्ट्री। अब आप ये देख सकते हो कि हम थोड़ा एंडिंग की तरफ ही हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं, तो डोंट स्किप दीज टॉपिक्स। अब हम स्टार्ट करेंगे इंडियन रेनेसां एंड सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन सोसाइटी। लड़ाई चल रही है अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो चाहे रूरल लेवल पे हो, अर्बन लेवल पे हो या फिर ट्राइबल लेवल पे हो, तो हर जगह पे हम देख रहे हैं पीजेंट्स हैं, सारे लड़ाई कर रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। क्यों लड़ाई कर रहे थे? बिकॉज ऑफ दियर जो अजीब सी पॉलिसीज़ उन्होंने बना रखी थी, इंटरफेरेंस वाली पॉलिसीज़ उन्होंने बना रखी थी, इस वजह से सारे उनसे लड़ाई कर रहे हैं। अब एक तरफ लड़ाई तो चलती रहेगी, पर एक तरफ आप देखोगे यूनिटी आएगी, पर यूनिटी किस चीज़ को लेके आएगी? रिफॉर्म्स को लेके। सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी क्रूर, आप बोल सकते हो कि कुछ ऐसे रिचुअल्स चल रहे थे जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सती प्रथा चल रही है, ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को अब देख रहे हैं इंडियन खुद भी। अब जो इंडियन एडुकेट हो चुके हैं वो इन चीज़ों को देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ही क्रूअल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तो अब ये टाइम पीरियड इंडिया की अवेकनिंग का, इंडियन रेनेसां के नाम से जिसको हम जानते हैं, हर एक कंट्री में हुआ, हमारी कंट्री में भी हुआ। बहुत सारी सोसाइटी के अंदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐसी चल रही हैं जो हमारी सोसाइटी की ग्रोथ को रोक रही है। तो अब क्या हो रहा है, इनके अगेंस्ट फाइट शुरू होने वाली हैं। दो टर्म्स पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं अब। एक आएगी रिवाइवलिज्म और दूसरी आएगी रिफॉर्मिज्म। अब देखो, रिवाइवलिज्म एंड रिफॉर्मिज्म देखने में थोड़े सेम लग सकते हैं, पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिवाइवलिज्म में कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज आएंगे, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ आएंगी जो बोलेंगी जो पुरानी प्रथाएं एग्जिस्ट कर रही थी, पहले से जो प्रथाएं एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको दोबारा से रिवाइव किया जाए। ऐसे कल्चर, ऐसी टीचिंग्स जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, जो ख़त्म होगी मॉडर्न एरा के अंदर, उनको दोबारा से रिवाइव किया जा सके, तो उसको हमने बोला रिवाइवलिज्म। आई होप आप आवाज़ वगैरह ठीक आ रही हो, थोड़ा गला ख़राब है। एंड रिफॉर्मिज्म में क्या रहेगा? रिफॉर्मिज्म में बोला जाएगा कि ऐसी प्रथाएं जो पहले से चल रही हैं, आज भी चल रही हैं, अब उनको चेंज करने का टाइम आ चुका है। मतलब पुरानी प्रथाएं हैं, जैसे सती प्रथा को देख लेते हैं, जिसमें आप क्या देख रहे हो कि जो फीमेल है, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जा रही है तो उसको भी साथ में जलना पड़ रहा है। नाउ दिस पर्टिकुलर प्रथा, दिस पर्टिकुलर टाइप पॉलिसी नीड टू बी चेंज्ड। तो रिफॉर्मिज्म में क्या होगा? चेंज पे फोकस किया जाएगा। रिवाइवलिज्म में चेंज नहीं किया जाएगा, जो पुरानी प्रथा बीच में गायब हो गई थी उसको दोबारा से रिवाइव किया जाएगा। तो रिवाइवलिज्म एंड रिफॉर्मिज्म के ऊपर हम दो फोकस करने वाले हैं। अब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए? अभी हम मेनली फोकस कर रहे हैं रिफॉर्म्स के ऊपर। तो अभी मैं अगर आपको एक लाइन बोलूँ बैक टू वेदास, तो बैक टू वेदास किसका एग्जाम्पल आएगा? रिफॉर्मिज्म का या फिर रिवाइवलिज्म का? आप दिमाग में सोचो, बैक टू वेदास मतलब वापस जाना है किसके ऊपर? वेदास के ऊपर। यस, इट विल बी एग्जाम्पल ऑफ रिवाइवलिज्म। हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं जो हमने खो दी है विद दिस अपकमिंग टाइम, तो अब हम चाहते हैं कि वो चीज़ दोबारा से आए, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिवाइवलिज्म, नॉट रिफॉर्मिज्म। क्योंकि वेदास तो पहले से लिखे हुए हैं, उसमें हम चेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि दोबारा से वेदास पे जाओ। तो ये एग्जाम्पल आता है रिवाइवलिज्म का। पर जो पहले हम फोकस करने वाले हैं वो हम देखेंगे जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं, सोसाइटी के अंदर जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको कैसे चेंज किया जाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, न्यूज़पेपर हो गए, जर्नल्स हो गए, इनके ऊपर सोसाइटी के अंदर जो भी प्रैक्टिसेस हैं चल रही हैं उनको कैसे चेंज किया जा सकता है, उसके प्रति कोई आइडिया आ जाएगा, कोई थॉट आ जाएगा, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कवर किया जाएगा। तो एक तरह से आइडिया और थॉट्स को सोसाइटी के अंदर डिसेमिनेट करना, डिसेमिनेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन का प्रचार करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो यहाँ पे प्रेस के ऊपर अब फोकस किया जाएगा सबसे पहले। तो क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा बहुत सारी आगे, जैसे राजा राम मोहन रॉय जी का नाम हम पढ़ेंगे, सत्येंद्र नाथ बोस जी का नाम पढ़ेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ आने वाली हैं, वो अपना प्रेस के ज़रिए ही मैसेज को आगे कन्वे करते चलेंगे। और उसके बाद मेन एक्सपोजर दिया जाएगा मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर।
जो नए यानी कि भौतिक काल के अंदर आप क्या देख रहे हो, साइंस इमर्ज कर रही है, तो मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा और वेस्टर्न थॉट्स आपको काफ़ी अपीयर मिलेंगे। मतलब जो अभी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं वो मेन एम्फोसिस डालेंगे कि वेस्टर्न थॉट्स के ऊपर। कुछ ब्रिटिश भी जाएंगे, वहाँ से लेटर लिखेंगे टू इंडिया कि यहाँ पे हमने देखा कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रखी है, तो इंडीड हमें भी मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करना चाहिए। इसके अलावा हम देखेंगे पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। अब देखो पहले क्या था, जो बाहर चला जाता था, समंदर को क्रॉस कर जाता था, उसको बोलते थे कि अब आप अनटचेबल हो, आपको छूना जो है वो अब अलाउड नहीं है। तो अब यहाँ पे पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल यूनिफिकेशन होगी जब फॉरेन से इंडियंस आएंगे और वो देखेंगे कि कैसी क्रांति लेके आएंगे। ठीक है, कुछ ऐसी मूवमेंट्स आने वाली हैं जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ लाइक आपके आ जाएंगे महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो इतने सारे आने वाले हैं, बोस साहब आने वाले हैं, तो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। पर इनका कनेक्शन कहाँ पे मिलेगा आपको, जोग्राफिकली बाहर भी मिलेगा, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी मिलेगा। तो अब आप देखोगे इंडिया के अंदर ना सिर्फ पॉलिटिकल पर जोग्राफिकल यूनिफिकेशन, यूनिटी भी देखने को मिलेगी। कलेक्टिव एंड यूनिफॉर्म मूवमेंट्स चलेंगी। जो मूवमेंट इंडिया के अंदर चलेगी उसको कोई और प्रचार कर रहा होगा इन फॉरेन कंट्री, वेदर इट इज़ अमेरिका, इन जर्मनी, डिफरेंट कंट्रीज़ आ जाएंगी, पर वहाँ पे भी वो प्रचलन चल रहा होगा। तो एक तरह से रेनेसां का टाइम पीरियड है, अवेकनिंग का टाइम पीरियड है। ये देखो इंडिया का मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया बनेगा। ठीक है, तो ये सारे मेन फीचर्स रहेंगे। इसके अलावा हिस्टोरिकल प्रेजुडाइसिस चैलेंज बाय द सोशल एलिट्स। अब सोसाइटी के अंदर जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को एनगल्फ कर लिया है उनको अवेकनिंग हो चुकी है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो ये जो पुराने प्रेजुडाइसिस हैं, पुरानी प्रथाएं चल रही हैं, उनको अब चैलेंज किया जाएगा और बहुत सारा सपोर्ट दिया जाएगा मार्जिनलाइज सेक्शन से। अब देखो पहले क्या है, अब यहाँ पे आप देखोगे कास्ट बन चुकी हैं। ठीक है, कोई अपर कास्ट बोल रहा है खुद को और वो अपर कास्ट वाले नीचे वालों को बोल रहे हैं तुम लोअर कास्ट के हो। तो अब जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, मास सपोर्ट मिलने वाला है। कॉलोनियल गवर्नेंस, मिशनरीज एंड लेजिस्लेशंस। अब यहाँ पे बोला जाएगा इंडियन मासिस के द्वारा कि जो आपने ये डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, इन डिपार्टमेंट्स में कौन अलाउड होना चाहिए, इन डिपार्टमेंट्स में इंडियन भी अलाउड होने चाहिए। आर्मी का हमने देखा कमांडिंग पोजीशन पे तो सिर्फ ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, इंडियंस तो उस लेवल तक हैं जहाँ पे उनको कमांड अलाउड ना हो। तो अब क्या किया जाएगा, और वैसे ही कोर्ट्स बने हुए हैं, वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे अवेकनिंग के साथ ना सिर्फ सोसाइटी की प्रेजुडाइसेस को चैलेंज किया जाएगा, ब्रिटिशर्स को भी चैलेंज किया जाएगा कि जब कंट्री हमारी है तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इस सब में भी हम अलाउड होने चाहिए। और प्रेस तो आ ही गया, आपका मीडिया के साथ तो आ ही गया। आज के टाइम पे आप देखोगे तो 4 पिलर्स पढ़ते हो आप डेमोक्रेसी के, पर मेरा ये मानना है कि जो चौथा पिलर है वो थोड़ा हिल चुका है। और अगर चेयर की अगर आप टांगें देखोगे तो 4 ही होती हैं, एक टांग टूट जाए तो 3 बाकी के हिल ही जाते हैं। कौन कौन है, एक है आपका एग्जीक्यूटिव, दूसरा है आपका लेजिस्लेचर, लॉ मेकर्स, एग्जीक्यूटिव मतलब जो एग्जीक्यूट करेंगे लॉ को, जुडिशरी जो इंटरप्रेट करेगा कि लॉ ठीक बना या नहीं बना, और जो चौथा पिलर है दैट इज़ मीडिया। ठीक है, मीडिया कहीं ना कहीं बायस आपको दिखेगा आज के टाइम पे, ऑल्दो इट इज़ अ 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इनको अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होना चाहिए, एंड अदरवाइज मीडिया को रिप्लेस ही कर दो पढ़ाई लिखाई से। ठीक है, एजुकेशन वुड बी मच बेटर, एजुकेशन चेंज द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, खैर ये 4 पिलर्स हैं हमारी डेमोक्रेसी के। तो ऊपर हमने नोटिस किया कि इन चारों पिलर्स के ऊपर ही, जहाँ पे आपने गवर्नेंस वाला पॉइंट देखा, इन चारों पिलर्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि वी नीड टू इम्प्रूव दीज 4 एरियाज। अब देखो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग पोजीशन जो थी इंडिया के अंदर वो किसकी मिलेगी आपको, वो मिलेगी वीमेन की। ठीक है, वी हैव टू विटनेस दैट, अर्ली मैरिज से सफ़र कर रहे हैं। अभी वीमेन का जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है प्रोबेबली इट्स आफ्टर 13 ईयर्स, आजकल जल्दी भी आना शुरू हो गया, पर आइडियली हम लेके चलते हैं एज ऑफ 11 to 13 ईयर्स। ठीक है, यहाँ भी शादी करवा दी जा रही है, पैदा होते ही करवा दी जा रही है, कईयों की 5 साल की उम्र में करवा दी जा रही है। दिक्कत कहाँ पे हो रही है, अर्ली मैरिज तो हो रही है पर बुढ़ों के साथ करवा दी जा रही है। लड़की की एज मान लो 17 साल थी तो उसके हस्बैंड की एज होएगी 75 ईयर्स, और अभी ये 75 साल का है, इसकी तो डेथ होनी है, जल्दी होनी है, तो इसकी तो पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पे पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी और ऊपर से विडो रीमैरिज अलाउ नहीं है, विधवा शादी नहीं कर सकती है। तो ये कुछ ऐसी क्रूअल प्रैक्टिसेस हमारी सोसाइटी के अंदर चल रही हैं। इसके अलावा फीमेल इन्फेंटिसाइड, पता चल जाता था कि मेल है कि फीमेल है वूम के अंदर, फीमेल होगा तो उसको मार दिया जाएगा। आपने कभी एक टर्म ये नहीं सुनी होगी मेल इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट होता है नवजात, ठीक है, नवजात मतलब न्यूली बॉर्न बेबी है, तो अभी वो अपने पास पूरा एक्सरे वगैरह की मशीन्स तो अवेलेबल है नहीं, तो फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि जैसे ही फीमेल बच्चा पैदा हुई तो न्यूली बॉर्न है, पता चल गया उसका जेंडर, मार दिया उसको, ठीक है। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड देखने को मिल रहा है। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब है मल्टीपल, पॉली मतलब मल्टीपल, गैमी मतलब वाइफ्स, एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ्स है, ये प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है। और उसके अलावा सती प्रैक्टिसेस चल रही हैं कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो उनकी वाइफ होगी उसको साथ के साथ जलना होगा। पर यहाँ पे देखा जाता था पहले कि बच्चे हैं कि नहीं, बच्चे नहीं होते थे तो जला दिया जाता था, एक तरह से प्योरिटी का सिंबल होता था। और खुद मेल्स यहाँ पे पॉलीगैमी कर रहे हैं, मल्टीपल शादियाँ कर रहे हैं, पर फीमेल से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि ये प्योर रहे, है ना। उसके बाद आते हैं एक बंगाली स्कॉलर, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, नाम है महेंद्र लाल सरकार। महेंद्र लाल सरकार जो हैं, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन को सेटअप किया ताकि साइंस की डेवलपमेंट करी जा सके। ईयर ध्यान में रखोगे, 1876 की बात कर रहे हैं हम। महेंद्र लाल सरकार बंगाली स्कॉलर हैं, बंगाल में आपको मिलेंगे। यहाँ पे 1876 का टाइम पीरियड है। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन को सेटअप किया 1876 में, क्यों किया, ताकि जो साइंस है उसकी डेवलपमेंट हो सके। अब हम देखेंगे इंडियन सोसाइटी को 19th सेंचुरी के अंदर कैसी थी इंडियन सोसाइटी हमारी 19th सेंचुरी में, यानी कि 1800 टू 1900 टाइम पीरियड की अगर बात करें तो सबसे पहले तो कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट हो रखा है। तो ये लेटर वैदिक के टाइम ही गया था, हमने देख लिया था, पहले ऑक्यूपेशन के लिए आया था, उसके बाद चेंज हो गए थे इसके सर्कमस्टांसेस। पर आज भी क्या कर रहा है, ये परसिस्ट कर रहा है, कास्ट सिस्टम चल रहा है। एक अपर कास्ट बन रखी है, एक लोअर कास्ट बन रखी है, तो कास्ट सिस्टम चल रहा है, ठीक है। ऊंच नीच जात ये चल रही है। स्टेटस ऑफ एजुकेशन मिक्स सा चल रहा है, आधा सेक्शन जो आप देखोगे वो एजुकेट हो चुका है और आधों को अभी वैल्यू पता नहीं है, तो वो होनी है। स्टेटस ऑफ वीमेन देखेंगे, ऊपर आपने प्रॉब्लम्स देखी, सती जैसी क्रूड प्रथाएं चल रही हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड कर दिया जा रहा है, ठीक है, पॉलीगैमी जैसी प्रैक्टिसेस चल रही हैं। तो ये सारी प्रैक्टिसेस हम वीमेन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। बहुत सारी स्कॉलर वीमेन भी देखेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स इन इंडिया इन 19th सेंचुरी फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। और कल्चरल डेवलपमेंट्स, अब देखा मैंने आपको दो टर्म्स बताई, रिवाइवलिज्म एंड दूसरा रिफॉर्मिज्म। तो कई कल्चर्स ऐसे थे जिसमें रिफॉर्म की ज़रूरत थी और कई कल्चर जो अच्छे थे पर हमने छोड़ दिए, उनकी रिवाइवलिज्म की ज़रूरत थी। सबसे पहले अगर कास्ट सिस्टम की पढ़ें तो 4 वर्ण, अब इन पे नहीं हम जाएंगे ज़्यादा। ब्रह्मा जी की बॉडी से 4 वर्ण बने थे, याद है ना वो सारा। ऊपर ब्राह्मण्स थे जिनको रिसाइटेशंस का ज़्यादा शौक था, इंटरेस्ट था, वो रिसाइटेशन में जाते हैं तो वो ब्राह्मण थे। क्षत्रिय, अगर किसी को फाइट वगैरह में इंटरेस्ट है। वैश्य, किसी को ट्रेड वगैरह बिजनेस वगैरह में अगर इंटरेस्ट है। शूद्र, जिनको इन तीनों कामों में इंटरेस्ट नहीं है तो वो सर्विंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो वर्ण सिस्टम था। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऑक्यूपेशन बेस्ड देख रहे हैं। अब इससे भी नीचे आ गए हैं हरिजन्स, ठीक है। हरिजन्स मतलब शूद्र से भी नीचे, पर महात्मा गांधी जी बोलते हैं ये तो हरि के पैरों के समान है, तो इनकी तो हरि के तो हम पैरों को पूछते हैं, तो महात्मा गांधी जी बोलेंगे कि हरिजन यानी कि ये तो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हरि जी के। खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर ये 4 वर्ण थे। ऋग्वेदिक टाइम पे क्या हुआ, ये तो आया आपके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, पर आज ये टर्न हो चुका है इनटू कास्ट सिस्टम। जाति बहुत सारी बन चुकी हैं। इन 4 वर्णों के अलावा और भी बहुत सारी कास्ट एग्जिस्ट कर रही हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, और जो ऑक्यूपेशन की ना करके बर्थ के बेसिस पे दे रहे हैं, मतलब जिस फैमिली में बॉर्न हुए हो आप उसके बेसिस पे हमारा, जैसे आज के टाइम पे देख लो, अगर मेरा सरनेम शर्मा है तो वो मुझे मेरे फैमिली से मिला है, लीनियज में मिला है। कोई ठाकुर होगा वो ठाकुर की फैमिली में, कोई वर्मा है वर्मा की फैमिली से, तो हमें ऑक्यूपेशन के बेसिस पे नहीं मिल रहा। खैर टीचिंग का मेरा वो आ गया, अगर मैं टीचिंग कर रही हूँ तो अल्टीमेटली वो जो मुझे शर्मा मिला है तो इट फिट फॉर मी, ठीक है। तो इट फिट फॉर मी, तो क्योंकि वो ब्राह्मण की कैटेगरी में है। पर इफ़ समवन इज़ इन आर्मी और उसको क्या मिल रखा है, शर्मा मिल रखा है, तो कायदे से उसको क्षत्रिय में डालना चाहिए था एज पर द वर्ण सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। चतुर्वर्ण बोला था इनको हमने, 4 वर्ण। अब यहाँ पे बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो आ चुके हैं। एक अनटचेबल का भी आ चुका है, उनको बोला जा रहा है अंतायजा।
भी इनको बोलते हैं, अंतयजा या फिर परियाह। ठीक है, और बहुत सारे ये जो अनटचेबल हैं बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। कईयों के साथ ना मतलब शूज़ बांध दिए जाते थे, मतलब फिर वो वही बात आ गई, एट्रॉसिटी कॉज करी जा रही है, तो इस वजह से इनका जो रहने का रहन सहन है, दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तभी तो हम देखेंगे अब बी आर अम्बेडकर साहब आने वाले हैं, ठीक है, वो चेंज करके रख देंगे सारी चीज़ें। तो डिसेबिलिटीज़ आ रही हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं कि आप मंदिर में नहीं जा सकते, अगर कोई आपको ऊंची जात वाला आता हुआ दिख रहा है तो आपने दूरी बना लेनी है खुद ही। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अनटचेबल हमारी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, सबसे ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन इनकी मिलेगी। क्या क्या डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हो रही हैं अनटचेबल्स के अगेंस्ट, तो जो बहुत ज़्यादा एजुकेशनल और ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनके लिए अवेलेबल नहीं है। और सर्टेन पब्लिक प्लेसेस दे वर डिनाइड टू देम, जैसे मैंने टेम्पल का एग्जांपल दे दिया, मॉस्क हो गया, जो मर्जी हो गया, मॉस्क को अवॉइड कर देते हैं। मॉस्क तो इंडिया के अंदर हम तो मुस्लिम को एज अ माइनॉरिटी कंसीडर करते हैं, पर आज उनके अंदर भी अगर उनकी सोसाइटी में आप देखोगे तो देयर इज़ अ कास्ट सिस्टम नाउ। कुछ अपर क्लास के मुस्लिम कंसीडर करते हैं खुद को, कुछ लोअर कास्ट के मुस्लिम कंसीडर करते हैं, तो उनके बीच में भी ये आ चुका है इंडिया के अंदर। टेम्पल्स में एंट्री अलाउड नहीं है, पब्लिक सर्विसेज जैसे पुलिस का काम, आर्मी का काम ये भी इनको अलाउड नहीं है, और छोटी मोटी जॉब्स ये ले सकते थे जिसके अंडर मतलब जो ऊपर की वाली कास्ट है उनका ईगो हर्ट ना हो। स्टेटस ऑफ एजुकेशन अगर देखें तो एजुकेशन जो थी वो इंडियन सोसाइटी में हमने देखा था ना कि जब पहली बार 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करा गया तो सभी को नहीं दी गई थी, जो अपर वाला लेवल था उन्हीं को दी गई थी, ये अज्यूम करके कि ये फिर लोअर लेवल पे दे देंगे। तो उस टाइम पे बिल्कुल ही रेलिवेंट तरीके से एजुकेशन दिलाई गई। सेंटर ऑफ लर्निंग्स बना दिए, जैसे मकताब्स, मस्जिदों के अंदर मकताब्स बना दिए गए, मदरसास बना दिए गए जो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए थे। और सेम फॉर द ब्राह्मणास यू विल सी गुरुकुला बना दिए गए थे, ट्रेडिशनल स्कूल्स हुआ करते थे, और टेम्पल्स थे फॉर द हिंदूज। गुरुकुल और ये टेम्पल जो थे दे वर द लर्निंग सोर्स फॉर द हिंदू पीपल। एंड स्टेटस ऑफ वीमेन अगर देखोगे, ऐसे फैक्टर दैट लेड टू द डिटेरियोरेशन ऑफ स्टेटस ऑफ वीमेन, वो क्या क्या थे? तो सबसे पहले तो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज चल रहा है, मेल की ही चलेगी घर के अंदर, वो भी जो सबसे एल्डर होगा। उसके बाद पर्दा सिस्टम चल रहा है, और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बुर्का ट्रेडिशन चल रहा है, ठीक है, कि घूंघट डालना ही पड़ता था। डाउरी देनी पड़ रही है, डाउरी मतलब जब मेल फीमेल के साथ शादी करेगा तो फीमेल की फैमिली मेल की फैमिली को डाउरी देंगे। पहले एज अ गिफ्ट दिया जाता था, उसके बाद इसकी भी एट्रॉसिटी कर दी। पॉलीगैमी चल रही है, पॉली का मतलब है मैनी एंड गैमी का मतलब है वाइफ, तो बहुत सारी पत्नियां रखी जा रही हैं। सती सिस्टम चल रहा है, फीमेल जो नई नवजात शिशु अगर फीमेल है तो उसको मार दिया जा रहा है। एजुकेशन टू गर्ल बिल्कुल 0 लेवल पे मिलेगी। चाइल्ड मैरिजेस करी जा रही हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये तो हमने देख ही लिया जब फीमेल को मार ही दिया जा रहा है। विडो रीमैरिज ये भी अलाउड नहीं है, और ऊपर से इतनी कम उम्र में शादी करवा दी जा रही है, बड़े बुजुर्ग के साथ शादी करवा दी जा रही है, और ऊपर से रीमैरिज अलाउड नहीं थी। ठीक है, तो ये हमने बेसिक सा एक आइडिया ले लिया। अब देखेंगे हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड मूवमेंट्स। अब मेन मूवमेंट्स आएंगी, ये देखो मैंने जो आपको मीनिंग समझाए वही हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, पर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो टू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।